फिर से आपके अपने चैनल यूट्यूब फिजिक्स विद आर्या पर एक बार फिर से आए हैं। वही आप जानते हैं कि टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, इसी के क्रम में कल हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए थे। उसी के क्रम में हम लेके आए हैं अपने आगे के क्वेश्चन। ठीक, 4 करा दिए थे, 4 के बाद आप 5, 6, 7, 8, 9 तक आज 5 क्वेश्चन कराएंगे, तो 9 तक आज कंप्लीट करा देंगे। ठीक, तो कल आपको आई थिंक आपको वीडियो मिल गई होगी, जो कि 4 क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आपको समझ आए होंगे। और कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट दूसरे सब्जेक्ट को भी देखिएगा, तो हम देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो आपको केमिस्ट्री की जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, हमारे जो साथीगण हैं वो लगे हुए हैं, अपना काम प्रोसेस कर रहे हैं उस पर, तो आपको जल्दी केमिस्ट्री की भी वीडियो मिल जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इंग्लिश के हमारे सर हैं वो काम कर ही रहे हैं, आपको जल्दी इंग्लिश की भी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट को हम देख लेंगे, हिंदी और वायु जो है वो आप खुद कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक, तो 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक, चलते हैं, आइए क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन कल हमने देख लिया था। देखिए, पहला था कूलाम का नियम, एप्सिलॉन नॉट की विमा तथा मान लिखिए, इस क्वेश्चन को हमने देख लिया था। और दूसरा क्वेश्चन था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में उत्पन्न क्वेश्चन का आघूर्ण, ये भी कल हमने पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी कल मैंने करा दिया था। और लास्ट चौथा था कि वैद्युत द्विध्रुव अनुप्रस्थ ब्रैकेट में था या लक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी करा दिया था। 4 कल क्वेश्चन हो गए थे। आज 5वां क्वेश्चन है आपके पास ये वाला कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा सूत्र सहित लिखिए। ठीक, तो 3 परिभाषाएं हैं, आइए तीनों को देखते हैं ध्यान से। तो पहली है आपके पास क्या, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, पहली परिभाषा है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको आप प्रदर्शित करते हो लैम्डा से, और लैम्डा बराबर फार्मूला होता है Q/L। Q आप जानते हैं क्या है, आवेश, और L क्या है आपके पास, लंबाई। ठीक है, क्या है, लंबाई। और दूसरा हम जानते हैं इसके बाद आपको क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर Q/A। तो Q आपका क्या हो जाएगा, आवेश है, और A आपका क्या है, क्षेत्रफल। एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को इंग्लिश में, तो A से लिख दिया हमने उसको, और हिंदी में क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका प्रश्न के बाद पूछा गया है आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व, तो इसको प्रदर्शित करते हैं हम रो से। रो बराबर होता है Q/V। Q आप जानते हैं आवेश है, और V क्या है, आयतन। आयतन को हिंदी में या इंग्लिश में आप कहें तो वॉल्यूम बोलते हैं, और हिंदी में आयतन। ठीक, तो V का वॉल्यूम आ गया V से। तो ये सब फार्मूले हैं, सूत्र हमने लिख दिए साथ में। अब यहीं से बनाएंगे परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी, आइए समझते हैं। अब लंबाई को कर दीजिए एकांक। क्या कर देंगे, एकांक। एकांक का मतलब है 1 मान लें, 1 मीटर मान लें या 1 सेंटीमीटर मान लें। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक लंबाई के चालकतार में, एकांक लंबाई के चालकतार में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, क्या परिभाषा हो जाएगी कि एकांक लंबाई के चालकतार में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, आप लंबाई को एकांक कर देंगे, तो एकांक लंबाई के चालकतार में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, अभी आप सुन लीजिएगा, बाद में फिर लिखवा देंगे आपको। ऐसे ही आप इसमें क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, यहाँ से एकांक। जब एकांक कर देंगे तो यहाँ भी एक परिभाषा बोलेंगे क्या, कि एकांक क्षेत्रफल के चालकतार में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे कि एकांक क्षेत्रफल के चालकतार में उपस्थित आवेश को
पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल को ही काम करना है या लंबाई और यहाँ आयतन। तो यहाँ इसकी परिभाषा हो जाएगी कि एकांक आयतन के चालक तार में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको क्षेत्रफल को या एकांक करना है या लंबाई को और यहाँ आयतन को। फिर से सुनिए, एकांक लंबाई के चालक तार में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के चालक तार में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन के चालक तार में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, तीनों परिभाषा आई थिंक आपको याद होगी। एक बार लिख लीजिएगा, तीनों हम बोल देते हैं, लिखेंगे पहले रेखीय आवेश घनत्व, जिसको आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए, एकांक लंबाई के चालक तार में उपस्थित, एकांक लंबाई के चालक तार में उपस्थित, एकांक लंबाई के चालक तार में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई के चालक तार में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व की लिखेंगे, एकांक क्षेत्रफल के चालक तार में उपस्थित आवेश को, एकांक क्षेत्रफल के चालक तार में उपस्थित आवेश को, एकांक क्षेत्रफल के चालक तार में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के चालक तार में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व लिखेंगे, एकांक आयतन के चालक तार में उपस्थित आवेश को, एकांक आयतन के चालक तार में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आप जानते हैं, आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलम प्रति मीटर, इसका हो जाएगा कूलम, क्षेत्रफल का मीटर होता है, लंबाई का चौड़ाई तो कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक, और इसका हो जाएगा कूलम प्रति, आयतन में तीन चीज होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा मीटर की, तो कूलम प्रति मीटर की, ये इसके मात्रक हो गए। ठीक है, मात्रक। अगर विमा की बात करें तो विमा याद रखेंगे, विमा क्या हो जाएगी, कूलम की विमा आप जानते हैं AT और लंबाई की विमा क्या होती है L, तो ये हो जाएगा AT L माइनस का 1। ऐसे अगर इसकी बात करेंगे तो कूलम की विमा AT और लंबाई का स्क्वायर है मीटर का, तो ये L का स्क्वायर हो जाएगा, तो AT L माइनस का 2, इसकी विमा हो जाएगी AT L माइनस का 2। ऐसे अगर इसकी बात करेंगे तो कूलम की विमा AT मीटर क्यूब मतलब 3 L की पावर 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा AT L माइनस का 3, AT L माइनस का 3। ठीक है, ये इसकी विमा हो गई सारी, तीनों विमा लिखवा दी, मात्रक भी लिखवा दिया। ठीक है, परिभाषा भी लिख दी, फार्मूला भी लिख दिया, तीनों। इसमें से एक ना एक परिभाषा बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती है, कौन सी, या तो रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व पूछ लेंगे या पृष्ठ आवेश घनत्व, और अगर नहीं भी पूछते हैं तो आप डेरिवेशन में इस फार्मूले का पृष्ठ आवेश घनत्व का बहुत महत्व है। ठीक है, इसका बहुत महत्व है। ठीक, तो इसलिए हम इसको ध्यान देंगे। सही, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो हमने कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो इसी में अगर शॉर्ट की तैयारी करें तो वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, इस सवाल को 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आइए देखते हैं आवेश की क्वांटीकरण। ठीक, तो इसमें परिभाषा अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखिए, लिख देता हूं मैं, देखो, जब कोई आवेश, इसके अंदर लिखेंगे कि जब कोई आवेश, ठीक है, जब कोई आवेश, कोई भी आवेश हुआ, चाहे वो 1 कूलम का हुआ, 2 कूलम का हुआ या 3 कूलम का, जब कोई आवेश अपने मूल आवेश से, जब कोई आवेश अपने मूल आवेश से
मूल आवेश से, कोई आवेश अपने मूल आवेश से भिन्न ना हो, जब कोई आवेश अपने मूल आवेश से भिन्न ना हो तो इस आवेश को इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। इसे आप क्या समझते हैं? जब कोई आवेश अपने मूल आवेश से क्या ना हो, भिन्न ना हो। ठीक, भिन्न ना हो तो इसे आवेश का क्या कह देते हैं? क्वांटीकरण। ठीक है, क्वांटीकरण। जैसे प्रकृति में सदैव, अगर आप जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे प्रकृति में जो पाया जाता है आवेश, प्रकृति में सदैव जो आवेश होता है, सदैव आवेश या तो पाया जाएगा प्लस माइनस का q, या प्लस माइनस का 2q, या प्लस माइनस का 3q, प्लस माइनस का 4q, ऐसे पाया जाता है। ठीक है, मतलब कहें कि एक पूर्ण संख्या के रूप में पाया जाएगा, ना कि भिन्न संख्या के रूप में। ठीक है, तो इस 4q में पाया जाता है। ठीक है, तो भिन्न का मतलब यह है कि देखिए, आवेश का क्वांटीकरण का मतलब है कि इसमें जो आवेश है प्लस माइनस का 1/2, प्लस माइनस का 2/3, प्लस माइनस का 4/5 इसके रूप में नहीं पाया जाएगा। मतलब भिन्न के रूप में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं पाया जाएगा। एक मूल आवेश होगा। मूल आवेश का मतलब है कि या तो प्लस माइनस का 1q होगा, 2q होगा, 3q होगा, 4q होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, प्लस माइनस दोनों, लेकिन भिन्न के रूप में नहीं। ये आप जानते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। ठीक, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर अगर बात करें। ठीक, तो ये होता है अंश और हर। तो अंश और हर के रूप में नहीं, मतलब भिन्न के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो, एक पूर्ण संख्या के रूप में हो। ठीक है, पूर्ण संख्या के क्या हो? रूप में हो, तो उसे हम कह देते हैं क्या? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण करेंगे। प्रकृति में सदैव आप जानते हैं कि आवेश जो होता है प्लस माइनस का q, प्लस माइनस 2q, प्लस माइनस का 3q, प्लस माइनस का 4q, प्लस माइनस का 5q, ऐसे रूप में हम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान देंगे। ये आवेश का क्वांटीकरण था। क्या था कि जब कोई आवेश अपनी मूल अवस्था से क्या हो? भिन्न ना हो, तो वह इसे आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। ठीक, ये परिभाषा थी, 1 नंबर में कई बार ये परिभाषा पूछी गई है बोर्ड में, तो इसलिए हमने इसको रखा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसको जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा। कुछ लोगों के हमारे पास पिछली वीडियो पे कमेंट आए हैं, उन सबके लिए धन्यवाद जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और आपका जो कमेंट है वो काफी मेरे लिए वैल्यूएबल है, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए काफी हिम्मत कर रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को आगे चला रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो से अच्छा समझ में आएगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन हो गए आपके, चलते हैं 7 क्वेश्चन है आपके पास कि गॉस-की प्रमेय का कथन एवं निगमन कीजिए तथा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास कि गॉस-की प्रमेय का कथन एवं निगमन कीजिए तथा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दो चीजें पूछी हैं इसमें, गॉस-की प्रमेय का कथन एवं निगमन, और दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो पहले हम देख लेते हैं गॉस-की प्रमेय। ठीक है, गॉस-की प्रमेय क्या है? तो आइए गॉस-की प्रमेय की बात करें तो गॉस-की प्रमेय हमेशा फार्मूला आप याद रखिए, पहले हमेशा फार्मूले से आप लिखना सीखिए। गॉस-की प्रमेय होती है 1/I बराबर 1/ε0 इनटू q। ये गॉस-की प्रमेय कथन कहां से लिखेंगे? इसी से हम कथन बना लेते हैं। क्या कथन है? देखिए, ये फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स।
ठीक, तो परिभाषा क्या बोलेंगे इसकी कि किसी तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है भाई, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगी, किसी तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का, उस तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, ε0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये कथन है इसका, ठीक। तो सुन लीजिए कि किसी तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। गुना शब्द कहां से आया, बीच में गुना का ही साइन है तो गुना ही हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का, किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे, कथन में हेडिंग आ रही है कथन, ठीक, उसके नीचे ये फार्मूला लिखेंगे, पहले लिखिए कथन। तो कथन में क्या लिखेंगे कि किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स, किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित, किसी तल के बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस तल में उपस्थित, उस तल में उपस्थित कुल आवेश का, उस तल में उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। आगे बढ़े, अब इसका देख लेते हैं हम निगमन, निगमन किस तरीके से, आइए देख ले रहे हैं इसका निगमन, ठीक। तो निगमन की बात करें तो ध्यान देंगे, पहले हम एक चित्र बनाएंगे फिर निगमन की बात करेंगे, ठीक। तो निगमन की अगर बात करें तो ध्यान दो कि मान लो कि माना कोई गोला है और गोले के केंद्र पर कोई आवेश रखा है प्लस का Q, माना ये केंद्र और केंद्र पर कौन सा आवेश रखा है, प्लस का Q आवेश आपने रख दिया, ठीक। ये कोई केंद्र है, इसका केंद्र, और इस पर आपने प्लस Q आवेश रखा है, प्लस Q आवेश रखा है कोई गोले के केंद्र पर, और गोले के केंद्र पर जब प्लस आवेश Q रखा है तो R दूरी पर फिर आप इससे क्या ले लेंगे, एक वृत्त ले लेंगे, ठीक। तो इससे R दूरी पर आप एक क्या ले लीजिए यहाँ पे वृत्त, तो ये हम वृत्त ले रहे हैं, देखिए ये वृत्त की त्रिज्या होगी तो ये भी R होगी, तो ये भी क्या होगी, R हो जाएगी, ठीक है। केंद्र हम इसका क्या मान ले रहे हैं, O, तो वृत्त का केंद्र O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, और R दूरी पर हम क्या खींच लेते हैं, R दूरी पर एक वृत्त है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E है तथा क्षेत्रफल वेक्टर कितना हो जाएगा, D है, वेक्टर लगा दिया, ठीक है। तो क्षेत्रफल वेक्टर कितना हो जाएगा, D। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी है वो E वेक्टर E है तथा क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, D है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि माना गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा है, केंद्र से R दूरी पर एक वृत्त है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, D है। तो लिखिए माना एक वृत्त, माना एक गोले के केंद्र पर, माना एक गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा है, एक गोले के केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा है, गोले के केंद्र से R दूरी पर, गोले के केंद्र से R दूरी पर एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA है, क्षेत्रफल वेक्टर dA है। तो
क्षेत्रफल वेक्टर dA है तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स का अगर आप फार्मूला जानते हो तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर पूरे पृष्ठ के लिए समाकलन पर साइन ए वेक्टर का डी, ये होता है पूरा, ठीक है। ये डॉट गुणन है जिसको आप बोलते हो कौन सा गुणन, बोली अदिश गुणन, ठीक है। कौन सा गुणन है ये, अदिश गुणन, ठीक। तो डी ए, ठीक है, ये फार्मूला आपके पास है, ठीक है। इसमें आगे बढ़े, चलिए ये हो गया है पूरा, आप देखिएगा। यहां से अगर बात करेंगे, इसको आप बोलते हैं तो हमने पहले इस क्लास में अनफोल्ड जब कराया था प्रूफ तो बताया है, जब भी डॉट गुणन को बोलते हैं तो साथ में क्या आता है, ए डी ए cos थीटा, और क्रॉस होता है अगर सदिश गुणन होता तो sin थीटा आता, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब याद रखेंगे कि E समांतर है DA के, समांतर का मतलब है दोनों की दिशा कैसी है, एक तरफ है, और दोनों की दिशा एक तरफ है तो दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर। समांतर है तो समांतर चीजें आपस में कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इसके इसलिए इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0। तो यहाँ पे लगा लीजिए 0, तो फाई E बराबर E DA cos 0, और cos 0 का आप मान जानते हैं, cos 0 डिग्री बराबर होता है भाई 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाई E बराबर आ जाएगा समाकलन का sin E dA, ठीक है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फार्मूला आप जानते हो, प्रूफ करके आए हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A Q अपॉन क्या जानते हो, Q अपॉन A को नहीं लेंगे, ठीक है, A की वैल्यू यहां 1 मान लो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू आपके पास आ जाएगा dA, क्या आ जाएगा dA, ठीक है। तो यहां से हम बाहर निकाल लेंगे समाकलन को, समाकलन के बाहर निकाल लेंगे क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर बाहर निकल आएगा, समाकलन में सिर्फ बचेगा dA। dA का मतलब है क्षेत्रफल, और पूरे इसका क्षेत्रफल, इसके गोले का क्षेत्रफल आप जानते होंगे कितना होता है, ये 4 पाई R स्क्वायर, कितना होता है पूरे का, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह, पूरे की जगह हम रख देंगे 4 पाई R स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से क्या, R स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा, फाई E बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। यही तो प्रूफ करना था आपको गॉस थीटा में, ठीक है। तो याद रखिए dA बराबर जो होता है वो 4 पाई R स्क्वायर, ऐसे भी ना याद हो तो एक घनकोण होता है, घनकोण, घनकोण को हम ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा बराबर फार्मूला होता है, ओमेगा बराबर फार्मूला होता है, ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो होता है आपके पास क्षेत्रफल बटे R स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, क्षेत्रफल बटे R स्क्वायर। डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास, देखिए ओमेगा की जो वैल्यू होती है क्षेत्रफल बटे R स्क्वायर, dA अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, dA बटे R स्क्वायर। अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे dA अपॉन स्क्वायर की, तो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया 4 पाई R स्क्वायर बटे कितना, R स्क्वायर है, R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओमेगा की वैल्यू 4 पाई रखेंगे तो ये 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक। तो अब इसको ना पढ़िए चक्कर में, ठीक है, इसको हम बता देंगे, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना घनकोण नहीं पूछा गया। याद रखिए dA मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का पूरे का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, पाई R स्क्वायर, गोले का कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। गोले का आयतन भी होता है 4/3 पाई R क्यूब, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, याद रखिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई R स्क्वायर, वृत्त की परिधि कितनी, 2 पाई R, ठीक। तो इतना ये फार्मूले में इनको याद रखिए। dA का मतलब अगर पूरे की हम बात कर रहे हैं तो पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल लेंगे तो कितना आ जाएगा, dA की जगह 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां से अगर बात करेंगे 4 पाई से 4 पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल, 1/एप्सिलॉन नॉट क्या बचेगा इनटू Q। ये प्रूफ करना था, ये गॉस की करते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे इसमें 1 मिनट का
ठीक है, नोट करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें ही बचा हुआ है, देखिए अनंत लंबाई के चालकतार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कोई अनंत लंबाई का कोई चालकतार है। ठीक है, अनंत लंबाई का कोई क्या है, चालकतार। तो इधर बना लूं मैं साइड कि अनंत लंबाई का कोई चालकतार है जिसको मोड़कर हम एक क्या बना लेते हैं, बेलन। ठीक, तो इसको मोड़कर हम एक क्या बना रहे हैं, ये बेलन। तो इस तरीके का हम एक इसको मोड़कर बेलन बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये अनंत लंबाई का कोई चालकतार है और इसको हमने मोड़कर क्या बना लिया, बेलन बना लिया। ठीक, जब बेलन बना लिया तो इसकी लंबाई कितनी है, l। जब बनाएंगे मोड़कर तो इसकी लंबाई हम कितनी मान ले रहे हैं, l। ठीक, इसकी लंबाई जो है वो हम कितनी मान ले रहे हैं, l। और इसकी त्रिज्या जो है, और हमने इसको क्या किया, इसके पृष्ठ पर हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया। क्या दे दिया, प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश दे दिया और इसकी त्रिज्या जो जाएगी वो स्मॉल आर है। क्या है, स्मॉल आर। ठीक, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। क्या लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई का कोई चालकतार, उसको मोड़कर l लंबाई का क्या बना लेते हैं, बेलन बना लेते हैं। ठीक, अनंत लंबाई का कोई चालकतार है जिसको मोड़कर हमने बेलन की आकृति का एक क्या बना लिया, बेलन बना लिया, जिसकी लंबाई कितनी है, l। ठीक, और जिसको कौन सा आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। ठीक है, जिसको हमने क्या दे दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब बात करेंगे कि बेलन के वृत्तीय भाग में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, बेलन के वक्रीय भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं E है और क्षेत्रफल क्या है, वेक्टर D है। ये कौन सा भाग हो गया इसका, ये हो गया वक्रीय भाग। और देखिए दोनों एक दूसरे के साथ कितने का एंगल बना रहे हैं, 90। ठीक है, कितने का एंगल बना रहे हैं, 90। तो क्या मानेंगे कि बेलन के वृत्तीय भाग, ये कौन सा भाग होगा, सॉरी वृत्तीय भाग। तो बेलन के जो वृत्तीय भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्रफल कितना है, वेक्टर D है। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत। कौन से भाग में, वृत्तीय भाग में। ठीक, और इसी पे बात करेंगे। ठीक है, वृत्तीय भाग में। और अगर वक्रीय भाग की बात करें तो इधर वाला जो वक्रीय भाग होगा इसमें दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, समांतर। ठीक है, तो इसमें दो भाग होंगे, ये ध्यान रखिए। ये वाला वृत्तीय भाग होगा, ये कौन सा होगा, वक्रीय भाग। वृत्तीय भाग में क्षेत्रफल वेक्टर D है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, लंबवत। और किसकी बात करें, अगर वक्रीय भाग की बात करें तो क्षेत्रफल वेक्टर D है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, समांतर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, समांतर, इसमें लंबवत हो जाएंगे। तो पहले एक एक पार्ट करके दोनों की बात कर लेते हैं। दोनों में हमने लिख लिया, आइए मैं पहले इसको लिखवा देता हूं फिर बात करेंगे। ठीक, लिखिए कि माना अनंत लंबाई का चालकतार को मोड़कर l लंबाई का, अनंत लंबाई के चालकतार को मोड़कर l लंबाई का एक बेलन बना लेते हैं, l लंबाई का बेलन बना लेते हैं, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, बीच में प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। पैराग्राफ लाइन चेंज करके लिखेंगे। देखिए बेलन के वृत्तीय भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा बेलन के वृत्तीय भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA, क्षेत्रफल वेक्टर dA एक दूसरे के लंबवत हैं तो
ठीक है, वृत्तीय भाग में आप जान रहे हैं एक दूसरे के कैसे हैं लंबवत। तो वेक्टर फ्लक्स का फार्मूला आप जानते हैं फाई ई बराबर ए इंटू डी, ठीक है, ए इंटू डी। वेक्टर का साइन हम खोलेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, ए डी cos थीटा। ठीक है, लंबवत है तो थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, बोलिए लंबवत है इसलिए तो थीटा कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो e इंटू डी ए बराबर cos थीटा की जगह आप 90 लिख दीजिए, और cos 90 का आप सभी मान जानते हो, तो cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, तो रखेंगे और 0 से किसी की भी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वृत्तीय भाग में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, क्या होगी, 0। अब बात करें अगर वक्रीय भाग की, वक्रीय भाग में जाने तो वक्रीय भाग में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर। अब जब समांतर होंगे तो फिर से लिखिएगा फाई E बराबर, फार्मूला आप जानते हैं E डॉट dA, साइन हटेगा डॉट का तो आ जाएगा E dA cos थीटा। समांतर है किसके, E समांतर है वेक्टर dA के, जब समांतर है तो आप जानते हैं थीटा कितना हो जाएगा, 0। याद रखिए समांतर आएगा तो थीटा 0, लंबवत आएगा तो थीटा 90, ये ध्यान रखेंगे हमेशा कंडीशन। तो यहां से cos 0 का मान आप सब जानते हैं, cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है 1, तो यहां से आ जाएगा E dA। या E को हम बाहर निकाल लें, dA का मतलब है क्षेत्रफल, और वेलन का कोई क्षेत्रफल जो होता है वो वेलन के वक्रपृष्ठ के बराबर होता है। तो वेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r l। ठीक है, इसकी जगह हम रख देंगे E इंटू 2 पाई r l, ये फाई E बराबर आ गया, ये समीकरण 2 है और समीकरण 1 मान लो इसको, ये समीकरण 1 है। अब गॉस की प्रमेय से आप सब जानते हैं, किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आप जानना करें तो क्या आ जाएगा, यहां देखेंगे फाई E बराबर आप जानते हैं 1/ε0 इनटू q, ये समीकरण नंबर 2। देखो यहां भी समीकरण एक फाई है और यहां भी क्या है, फाई। कहने का मतलब है लेफ्ट बराबर है तो राइट साइड की क्या हो जाएगी, बराबर। तो समीकरण 1/2 से, 1/2 से दोनों का हम बराबर रख देंगे, तो यहां से है E इंटू 2 पाई r l बराबर 1/ε0 इनटू q। यहां से E की वैल्यू निकालेंगे तो E बराबर आएगा 1/2 पाई r l, 2 पाई r l इनटू ε0 इनटू क्या आ जाएगा, बोलिए q। ठीक है, 2 पाई r l इनटू ε0 इनटू क्या आ जाएगा, q। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में नहीं होगी, यहां तक की चीज समझ लीजिए। E बराबर आ गया आपके पास 2 पाई r l, 2 पाई r l। ठीक है, यहां तक आपके पास समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हैं, मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, अभी आपको पढ़ाई की है, देखिए 1/2 पाई ε0 इनटू r, यहां अलग लिख ले रहा हूं, q अपॉन l अलग लिख ले रहा हूं। अभी आपको पढ़ाया क्या आया था, फार्मूला लैम्डा बराबर पृष्ठावेश घनत्व होता है q अपॉन l, तो इसकी जगह हम लैम्डा लिख सकते हैं। तो E बराबर 1/2 पाई ε0 q अपॉन r, यही फार्मूला है, यही प्रूफ करना होता है। ठीक है, 1/2 पाई ε0 q अपॉन r, यही आपका फार्मूला है, यही प्रूफ करने को आता है। सॉरी q नहीं, q अपॉन l की जगह हम कितना लिख देंगे यहाँ पे, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा आएगा, लैम्डा अपॉन r। कभी कभी इसका वेक्टर रूप भी पूछ लिया जाता है, तो आपको कुछ वेक्टर रूप में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसका अगर वेक्टर रूप आपसे कभी पूछा जाए तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं वेक्टर रूप। वेक्टर रूप कुछ नहीं लिखना है, E बराबर 1/4 पाई 1/2 पाई ε0 लैम्डा r के ऊपर यहाँ कैप लगाइएगा, r के ऊपर वेक्टर लगाइएगा इनटू में r कैप। ये एकांक वेक्टर है, एकांक वेक्टर का मान 1 होता है, इससे गुणा करने में कोई फर्क नहीं है।
ठीक है, वेक्टर रूप भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये। तो यहाँ हमने किया बस डीए की वैल्यू लगा ली, बेलन का पथ प्रस्तुत होता है 2 पाई आर एल समीकरण 1 और 2 cos की तरह में दोनों को बराबर रखा, ई का मान निकाला, q अपॉन l किसके बराबर होता है लैम्डा के, तो यहाँ लैम्डा रख दिया, लैम्डा ये अनंत लंबाई का था, ठीक, पहले ये नोट करेंगे फिर ये उसके बाद ये वेक्टर, ठीक है, नोट कर लें एक बार, एक मिनट का समय ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि r दूरी पर स्थित आवेश के कारण, कैपिटल R दूरी पर स्थित आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है, r दूरी पर आपको वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है, ठीक, कैपिटल R है जो आपकी आप क्या जानते हैं त्रिज्या है, तो कैपिटल R दूरी पर आपको, ठीक है, वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना है, ठीक है, तो या इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा, कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो जैसे मान लें कि माना, ठीक है, इसमें हम अगर चित्र बनाएं तो सबसे पहले अगर चित्र की बात करें, कोई Q0 आवेश है, या आवेश क्या है, कोई Q0, तो माना Q0 आवेश को अनंत से माना Q0 आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में कहां तक लाया जाता है, a बिंदु तक लाया जाता है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र में बिंदु a तक लाया जाता है, तो यहां बिंदु a मान लेते हैं, a तक लाया जाता है, ठीक है, और यहां पे आके क्या है q मान लो यहां रखा, और बिंदु अगर माने, और भी बिंदु हम माने अगर, ठीक है, a तक लाया जाता है, और हम क्या है यहां तक अगर अनंत की बात करें तो ये अनंत से लेके आ रहे हैं किसी आवेश को बिंदु a पे, ठीक, हम बीच की अनंत से लेके आ रहे हैं आवेश को बिंदु a पर, और वो क्या है q, तो जो बीच की दूरियां हैं उनको हल्के हल्का छोटी छोटी दूरियों में क्या कर लेते हैं बांट ले रहे हैं जैसे, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को हम b लिख ले रहे हैं, ये वाले पॉइंट को हम क्या लिख ले रहे हैं c, तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी आपकी r हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी हम ले लेते हैं r1, और यहां से यहां तक की दूरी हम ले लेते हैं r2, और भी पॉइंट ले सकते हैं d e f, आगे को जितने चाहे आप ले सकते हैं, अनंत तक की बात करें, हमने 2 ही 3 पॉइंट लिए a b c, तीनों पे हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, देखिए माना Q0 आवेश को अनंत से बिंदु a तक लाया जाता है, ठीक है, बिंदु a तक क्या किया जाता है लाया जाता है, तो बीच की दूरियों को हम छोटी छोटी दूरियों में क्या कर लेते हैं विभाजित कर लेते हैं, बीच की जो दूरी है a से b में विभाजित कर लिया, b से छोटी छोटी दूरियों में हम क्या कर लेते हैं बांट लेते हैं या विभाजित कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट का नाम यहाँ वो रख लो, o से a तक की दूरी आपके पास r हो गई, o से b तक की दूरी r1 हो गई, क्योंकि o से a की जो वैल्यू है वो r दे रखी है दूरी आपने, o से b तक की वो r1 मान लो, और o से c की जो वैल्यू है वो कितनी मान लो r2, ठीक, ये हमने मान ली, इसमें ये हमने मान ली, ठीक है, तो आप लिखें यदि इसको बोलते हैं Q0 को धन परीक्षण आवेश, तो बोलेंगे यदि Q0 आवेश a पर हो, तो ये जो Q0 आवेश है वो किस पर हो a पर, तो लिखेंगे यदि Q0 आवेश a पर हो तो क्या कंडीशन होगी, आइए पहले स्टेप को बनाएंगे, मैं जो लाइन बोल रहा हूं वो लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, देखिए माना Q0 आवेश को अनंत से बिंदु a तक लाया जाता है, Q0 आवेश को बिंदु अनंत से बिंदु a तक लाया जाता है, तो बीच की दूरियों को विभिन्न विभिन्न भागों में विभाजित कर लेते हैं, विभिन्न विभिन्न भागों में विभाजित कर लेते हैं,
विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना, फिर लिखेंगे माना OA बराबर R, OB बराबर R1, OC बराबर R2। ठीक है, अब लिखेंगे यदि Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश, तो यदि धन परीक्षण आवेश किस पर हो, A पर, मान लेते हैं कि धन परीक्षण आवेश किस पर हो, A पर होगा, तो उस पर लगने वाला बल, तो उस पर लगने वाला बल जानते हैं हम, कूलॉम नियम। ठीक है, कौन सा नियम होता है, A पर लग रहा है इसलिए नाम दे देते हैं FA, बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बोलिए R²। ठीक है, तो Q1 की जगह इतना क्या है यहाँ पे बोलिए, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह कौन सा है Q0 बटे R²। यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी है R, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ तक समीकरण नंबर 1। यदि हम लिखें Q0 किस पर हो, Q0 आवेश V पर हो, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, FV बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन B पर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे और जो कितनी है भाई R1, तो R1 का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या है 2। FA आ गया हमारे पास, FB आ गया। ठीक, अब परिणामी निकालेंगे हम इनका, क्या निकालेंगे, परिणामी बल F बराबर होता है अंडर रूट FA गुणा FB। ठीक है, यहां से परिणामी निकल जाएगा FA गुणा FB, तो FA और FB की गुणा रखिए, F बराबर अंडर रूट, दोनों को अंडर रूट के अंदर लिख देंगे। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन R² इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0 अपॉन R1 का स्क्वायर। ठीक, ये हमने इसके अंडर रूट, ये अंडर रूट में जो चीज दो बार लिखी होती है इसको बाहर निकालते हैं तो एक बार लिखते हैं, तो यहां से हम जो लिखेंगे तो इसको एक बार लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा F बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K यहां भी है और यहां भी है, तो एक अंडर रूट से बाहर लिखो तो एक बार लिख लो। ठीक, ये आ गया, Q यहां भी है, Q यहां भी है, तो एक बार लिख लो, दो बार है, Q0 यहां भी है तो यहां भी दो बार है, तो यहां एक बार लिख लो, बटे देखिए R² दो बार ही है, स्क्वायर का मतलब दो बार, तो बाहर निकालेंगे तो एक बार आ जाएगा, R1 का स्क्वायर मतलब एक R1 आ जाएगा। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया F का। अच्छा, ये परिणामी निकाल रहे हैं तो हम इसको लिख लेंगे, परिणामी को FAB, दोनों का परिणामी निकल रहा है इसलिए इसकी वैल्यू आ गई FAB। ठीक है, ये FAB की आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए Q0 जो आवेश है, Q0 आवेश को V से A तक लाने में किया गया था, V से A तक लाने में किया कार्य। ठीक है, कार्य बराबर फार्मूला आप जानते होंगे, बल गुणा क्या होता है विस्थापन। ठीक, तो कार्य को हम लिख रहे हैं WAB कार्य, बल कितना है, बल आप जानते हैं FAB, विस्थापन को यहां देख लीजिए, V से कहां लेके आ रहा है A पे, तो ये दूरी चाहिए, V से A पे ला रहे हैं तो ये दूरी चाहिए भाई, यहां से यहां तक की दूरी R1 है और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R1 में से अगर R को हटाएंगे तो ये दूरी बच जाएगी। नहीं समझ में आया तो देख लें, हमारे पास एक रस्सी है, उसका एक सिरा आप मान लो O है और यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक क्या है B, आप A पॉइंट पर एक गांठ बांध लें, क्या बांध लें गांठ, और गांठ बांध के यहीं से रस्सी को काट दें तो आपके पास कितना भाग बचेगा AB का। काटने का मतलब है कि अगर पूरी रस्सी की लंबाई आपके पास कितनी है R1 और काटने वाले भाग की लंबाई कितनी है R, तो R1 में से R को काटने का मतलब घटा दो, तो R1 में से R को क्या कर दोगे यहाँ घटा दोगे, तो B से A तक की हमारे पास निकल आएगी दूरी, तो R1 माइनस क्या ले देंगे यहाँ R। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बताइए समझ में आई हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, समझ में आई तो कमेंट करना। तो यहाँ से हमारे पास WAB की वैल्यू निकल आई, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस
क्यू क्यू नॉट को यही रहने दीजिए, R1 हर एक के आगे आगे अलग लिख देंगे, R इंटू R1 माइनस का R इंटू R1। देखिए R से R कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, ठीक है, क्या बचा, इधर लिखते हैं, ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हूं मैं इधर साइड में, ठीक है, तो क्या बचा, इधर ध्यान देंगे, देखिए तो यहाँ से WAB की जो वैल्यू आ गई, एक स्टेप नहीं लिख देता हूं, आ जाएगी WAB की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q Q नॉट 1/R माइनस का 1/R, ठीक, ये समीकरण आ गई आपके पास। WAB की वैल्यू आ गई 1/R माइनस का 1/R, ठीक है। अब हम ठीक क्या करेंगे, इसी प्रकार अगर हम बात करें, अभी हम ले गए थे B से A तक, ठीक है, अब हम कहां से लाएं, C से B तक। देखो जब आप B से A पे ले गए तो यहाँ पे R में से क्या घट गया, R1 घट गया, R में से क्या घट गया, R1, B से A पे ले आए तो R में से क्या घट गया, R1, C से B तक लाएंगे तो R1 में से क्या घट जाएगा, R2 घट जाएगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, कि इसी प्रकार, ठीक, यहां लिख रहा हूं, इसी प्रकार C से V तक, C से B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया कार्य, तो कार्य कितना हो जाएगा, W VC बराबर होगा, इसी तरीके से फार्मूला लिख देंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट, भाई वहां आया था B से A तक ला रहे थे तो R में से R1 घटा दिया, यहाँ C B से ला रहे तो R1 में से क्या करा देंगे, R2। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व नहीं करना है पूरा, बस इसी प्रकार लिख देना है 1/R1 माइनस का 1/R2, ठीक। इसी प्रकार आगे और स्टेप लेते तो इसी प्रकार, इसलिए हम अगर सीधे अनंत की बात करें, इनफिनाइट की, तो ये फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट, या कुछ भी होगा माइनस का 1/, क्या आ जाएगा बोलिए, इनफिनाइट आ जाएगा, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा, 1/इनफिनाइट। अब हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल कार्य, तो कुल कार्य क्या आ जाएगा, कुल कार्य में W बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, WAB प्लस WBC प्लस डॉट 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 W इनफिनाइट, तीनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए, तीनों को जोड़ने के बाद आपके पास क्या बचेगा, दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए तीनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा बोलिए, 1/R माइनस का 1/R1, ठीक है, 1/R प्लस माइनस का 1/R1, यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी माइनस का प्लस का लिखेंगे क्योंकि अब प्लस कर रहे हैं, तो प्लस का यहाँ बच रहा है 1/R1 और यह आ रहा है माइनस का 1/R2, ठीक, और लास्ट में आपका आता रहेगा माइनस का 1/इनफिनिटी। तो यहाँ ध्यान देंगे, देखिए R1 किसका है, माइनस का, और ये R1 किसका है, प्लस का, ऐसे ही ये R2 ये भी कट जाएगा, आगे अगर आप कोई बिंदु और लेंगे D तो ये R2 भी आगे आपके प्लस का आएगा नेक्स्ट स्टेप, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा क्या, कि W 1/इनफिनिटी का मान होता है 0, ठीक, तो वो भी स्टेप घटा दो, तो हमारे पास बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, 1/R बचा, और ये फार्मूला आया कार्य का, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, ठीक। एक फार्मूला वैद्युत विभव का व्यंजक पूछ रहा था ये, तो वैद्युत विभव का फार्मूला आप सब जानते हैं, क्या वैद्युत विभव का फार्मूला आप जानते हैं, V बराबर W अपॉन Q नॉट, ठीक है। बस यहाँ पे आप वैल्यू लगा लीजिए W की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R, ठीक है, अपॉन R बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो V का फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, यही फार्मूला ये प्रूव करना था, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन है, ये नोट कर लीजिएगा, ये पूरा प्रूव करना था, ठीक है। एक बार नोट कर लेंगे आप लोग, 1 मिनट का समय ले रहे हैं, फिर चेक करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझते हैं आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपको ज्ञात करना है और समविभव प्रश्न होता है। तो सम में समझ लीजिए, समविभव नाम से ही स्पष्ट है भाई, समविभव, सम में समान विभव में से विभव और पृष्ठ में से आप जानते हैं ऐसा पृष्ठ जिसके, ऐसा विभव जिसके सभी पृष्ठों पे विभव क्या हो समान, वही कहलाता है समविभव पृष्ठ। तो परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा पृष्ठ जिसके भाग में उत्पन्न विभव क्या हो समान हो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक भाग में विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक भाग में विभव क्या हो समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक, नोट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो व्यंजक के लिए आप क्या करेंगे कि माना दो आवेश हैं आपके पास, एक q1 है और दूसरा क्या है q2। दोनों के बीच की दूरी आप मान लो कितनी है r। ठीक, दो आवेश हैं, एक q1 है एक क्या है q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है r। ये बिंदु a मान लो, ये बिंदु कितना मान लो d। ठीक है, जब दो आवेश हैं और एक q1 जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो मान लें कि यदि जो आवेश q2 है वो अनंत पर हो, q2 है वो किस पर हो अनंत पर हो, तो q1 के द्वारा किसके द्वारा q1 के द्वारा r दूरी पर वैद्युत विभव। ठीक है, q2 मान लें किस पर हो अनंत पर हो, तो q1 के द्वारा r दूरी पर जो हम वैद्युत विभव निकालेंगे वो फार्मूला क्या आ जाएगा आप जानते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 के द्वारा निकालना है तो q अपॉन r होता है, तो q1 अपॉन r लिख दीजिए, q1 के कारण निकालना है। ठीक है, q1 अपॉन r क्या लिखेंगे, मैं लाइन लिख दे रहा हूं, देखिए माना q2 आवेश अनंत पर हो तो q1 के द्वारा r दूरी पर वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव की अगर बात करें तो वैद्युत विभव हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r। ठीक है, q1 अपॉन r की वैल्यू मान लेंगे q1 अपॉन r। ठीक है, ये हो गया। अगर हम मान लें कि q2 को, अब लिखें कि q2 को किसको q2, ठीक है, q2 क्या है दूसरा विभव, तो q2 को अनंत से बिंदु
v तक लाने में क्या कार्य, v तक लाने में क्या कार्य किया कार्य, तो कार्य निकालना। ठीक है, बिंदु v तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य अगर निकालेंगे अनंत से लाने में किया गया कार्य, तो कार्य निकालेंगे तो फार्मूला वैसे आप जानते हैं भाई, v बराबर w अपॉन q, किसको लेके आ रहे हैं भाई, q2 को, तो w अपॉन q2। यहां से अगर w की फार्मूला निकालेंगे तो w बराबर निकल जाएगा v इंटू q, तो v की वैल्यू ऊपर से रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r, और इंटू में क्या आ जाएगा q, ये w। ठीक है, w का फार्मूला है। अब ये जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित। लिखेंगे यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, हो जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान क्या जाएगा r, यही फार्मूला है आपका स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, यही फार्मूला है आपकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अब समझ लीजिए संचित कैसे हो जाता है। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, तो कार्य करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए आपसे क्या प्रदान होती है, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है वहां से। ठीक, तो कार्य करेंगे तो जितना आप कार्य करेंगे उतना ही आपको एनर्जी चाहिए। ठीक, तो यहां से कार्य को किसके रूप में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक, जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको एनर्जी चाहिए, है ना। जैसे जैसे आप कहीं कहीं ज्यादा काम कर देते हैं, एनर्जी कम ले पाते हैं, तो आपका जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी ढीली ढाली हो जाती है, तो जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है एटीपी के रूप में, वो आप वहां पे यूज कर देते हैं। ठीक, तो आपकी जो स्थिति है वो डाउन हो जाती है। तो कहने का मतलब है कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो सकता है, इसलिए W बराबर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। ठीक, ये फार्मूला था आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक जो हमने आपको करा दिया। यहाँ तक आपके 9 क्वेश्चन हो गए। आज हमने 5 क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन आपको अभी मिलेंगे 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कल में लेके आऊंगा, तो कल आपके आई थिंक 6 ले आऊँ, कल 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पूरे हो जाएंगे कल 15। और आपको अगर हमारे क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हो तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो मैंने 9 करा दिए काफी कुछ समझ में आए होंगे। अगर ऐसा कुछ रह गया है कि जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7017898351। ठीक, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी सवाल से कोई रिलेटेड डाउट रह गया बहुत का तो मैसेज कर सकते हैं, या आपका कोई प्रॉब्लम है स्टडी को लेकर तो उसमें भी आप डिस्कशन ले सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक, बाकी आज की क्लास यही खत्म करते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।